हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। जैसे कि आपको पता है, हमने अपनी पुरानी वीडियोस में यूनियन एग्जीक्यूटिव टॉपिक स्टार्ट किया था। हम यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे। हमने आज थोड़ा सा ये स्टार्टिंग कर ली थी इसकी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट आता है। क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शंस। उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, तो इसको हम याद रख सकते हैं 35 LOC के फॉर्म में। 35 LOC, 35 यानी कि मिनिमम एज उसकी 35 होनी चाहिए। ऑल द क्वालिफिकेशंस ऑफ बीइंग अ लोकसभा मेंबर, यानी कि उसमें सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक लोकसभा मेंबर बनने के लिए चाहिए। याद रखना, मैं ये बोल रही हूँ कि उसमें सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए बनने के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, उसमें क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि वो बन सकता है। शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसके पास नहीं होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसको हम 35 LOC से याद रख सकते हैं। 35 यानी कि 35 एज, L यानी कि ऑल द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ लोकसभा मेंबर, O यानी कि शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंड C यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया। एक इंसान प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए तब भी एलिजिबल है जब वो एक प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, या फिर गवर्नर हो, या फिर कोई भी यूनियन या स्टेट मिनिस्टर हो। इनमें से कोई भी इंसान प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। शर्त क्या है? शर्त सिर्फ इतनी सी है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है, किसी भी कंडीशन में अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है, यानी कि इलेक्शन जीत जाता है, तो फिर उसे अपनी जो पोस्ट है वो वैकेट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, गवर्नर है तो भी उसे छोड़ना पड़ेगा, अगर कोई भी मिनिस्टर है तो उसे अपनी मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, एंड देन प्रेसिडेंट के पोस्ट पर वो आ सकता है। आर्टिकल 59 क्लॉज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, यानी कि वो कोई MP या MLA नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों में से किसी का भी मेंबर, तीनों में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो जैसे ही वो इलेक्शन जीतेगा तो उसे छोड़नी पड़ेगी, अपनी पोस्ट वैकेट करनी पड़ेगी। ये आर्टिकल 59 का क्लॉज 1 कहता है। क्लॉज 2 कहता है आर्टिकल 59 का, द प्रेसिडेंट शैल नॉट एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, ये आर्टिकल 59 का क्लॉज 2 कहता है। इसी के साथ साथ आप क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशंस है, इसको हम याद करेंगे 35 प्लस ROC से। उसको हमने 35 LOC से पढ़ा था। प्रेसिडेंट के को हम यहाँ पर L की जगह R लिख देंगे, यानी कि मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। ऑल दो क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए सारी क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। बट हमने पढ़ा है कि वाइस प्रेसिडेंट कभी भी राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, पर क्वालिफिकेशंस उसके पास पूरी होनी चाहिए जो एक राज्यसभा मेंबर को चाहिए। शुड नॉट ऑक्यूपाई एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, सो ये तो बेसिक क्वालिफिकेशंस थी। अब आगे पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्शंस किस तरह से होंगे ये हमने पुरानी वीडियोस में देख लिया था। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसका हम यूज़ करेंगे, देन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होंगे।
कंडक्ट कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है। रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट करता है, ठीक है। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो या तो लोकसभा या राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल होता है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा, रोटेशन वाइज। यानी कि एक बार ये बनेगा, एक बार लोकसभा का बनेगा, दूसरी बार राज्यसभा का बनेगा, फिर तीसरी बार लोकसभा का, चौथी बार राज्यसभा का, यानी कि रोटेशन बेसिस पर सेक्रेटरी जनरल को चूज किया जाता है। अब कैंडिडेट क्या करेगा? कैंडिडेट करेगा नॉमिनेशन पेपर भरेगा। नॉमिनेशन पेपर आएगा, कैंडिडेट उसको भरेगा नॉमिनेशन पेपर को। उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो सब भर देगा, प्लस में इसके साथ एक अमाउंट डिपॉजिट करेगा, दैट इज 15,000 रुपीज। 15,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट वो जमा करेगा। अगर ये जमा करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। सो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये व्यक्ति जीत जाता है तो इसको ये 15,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। अगर वो हार जाता है तो भी उसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन इसमें एक शर्त है। इसमें शर्त ये है कि उसको 1/6 ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स मिलने चाहिए। अगर उसको 1/6 नंबर ऑफ द वोट नहीं मिल रहे हैं, देन उसके ये जो 15,000 रुपये हैं वो जब्त कर ले जाएंगे। द सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी फोर्टिफाइड if the candidate is not elected and the number of the valid votes polled by him or her doesn't exceed 1/6 of the number of the vote, otherwise deposit will be returned to the candidate, ठीक है। देन क्या होगा? उसका जो नॉमिनेशन पेपर है, मस्ट बी प्रपोज बाय द 50 members ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 मेंबरों द्वारा इसको प्रपोज किया जाना चाहिए, प्लस में सेकेंडेड बाय अनदर 50 members, प्रपोज बाय 50 members एंड सेकेंडेड बाय द 50 members, यानी कि टोटल 100 members of the electoral college needed for the nomination paper to accept it. Then elections होगा और member of the electoral college can vote according to their wish and are not bound to any party whip. Okay, यानी कि जब वोट देने की बारी आएगी, मैंने पहले ही बोला था कि पार्टी whip से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सीक्रेट बैलेट होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट होता है, यानी कि कैंडिडेट जिसको देना चाहे उसको वोट कर सकता है, वोट अपनी मर्जी से कर सकता है, डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड है ये। अगर वो अपनी पूरी पार्टी का अगेंस्ट जाकर भी वोट करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो बाउंड नहीं है किसी भी पार्टी वेब से, ठीक है। फिर क्या होगा? सबने वोट कर दिया, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट या फिर अगर वाइस प्रेसिडेंट का है तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट आता है तो आर्टिकल 71 किक्स इन एंड आर्टिकल 71 क्या कहता है? एक इलेक्शन पिटिशन फाइल की जा सकती है। इलेक्शन पिटिशन फाइल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन सी बेंच? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन सी होती है? जिसमें एटलीस्ट 5 जजेस होते हैं। कितने जजेस? एटलीस्ट 5 तो होंगे ही होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट इससे कम नहीं होंगे, एटलीस्ट 5 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। सो अगर कोई डाउट होता है तो इलेक्शन पिटिशन फिल करेंगे। कौन करेगा? इसको कर सकता है कोई भी 20 मेंबर।
इलेक्टोरल कॉलेज के कोई भी 20 मेंबर कर सकते हैं, या फिर हारने वाला कैंडिडेट जिसने इलेक्शन लॉस्ट किया है। इन दोनों में से कोई भी लूजिंग कैंडिडेट कर सकता है, या 20 मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज दोनों में से कोई भी इलेक्शन पिटिशन फिल कर सकता है इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि 5 जजेस होते हैं उसमें। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है, इफ सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट देयर इज सम इशू, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ये जो रिजल्ट आया है इलेक्शन का, इसको सेट असाइड, मतलब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। आर्टिकल 56 क्लॉज 1 प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स है, टर्म 5 ईयर है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट नहीं आता तब तक वो अपने पोस्ट पर रह सकता है। दिस इज आर्टिकल 56 क्लॉज 1। आर्टिकल 57 कहता है कि प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन टू दैट ऑफिस, यानी कि री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है, प्रेसिडेंट एलिजिबल है फॉर द री इलेक्शन, यानी कि एक बार प्रेसिडेंट बन चुका है तो वो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है। नेक्स्ट दिस इज द आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 कहता है कि जो प्रेसिडेंट ओथ लेंगे वो दिलवाएंगे द CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज है वो, या फिर CJI, अगर CJI है तो CJI दिलवाएंगे, अगर CJI नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दिलवाएंगे। आर्टिकल 60 ओथ में क्या बोलता है ये मैंने आपको शायद पहले बता दिया है। इट इज दैट आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं क्या करूँगा? प्रोटेक्ट करूँगा, प्रिजर्व करूँगा और डिफेंड करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। या तो ओथ आ सकता है या फिर अफर्मेशन आ सकता है। ओथ बोल सकते हैं हम या फिर अफर्मेशन बोल सकते हैं। ओथ यानी कि आप शपथ ले रहे हो भगवान की, भगवान के नेम पर, कि यहाँ पर गॉड का नेम नहीं लेते आप। अफर्मेशन अपने मन से करते हैं हम, यहाँ पर गॉड का नेम लेते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओथ एंड अफर्मेशन। यहाँ पर विदाउट नेमिंग गॉड है, यहाँ पर नेम होता है गॉड का। बट ओथ लेना हो या अफर्मेशन लेना हो, कुछ भी ले सकते हैं। आर्टिकल 60 के अंदर ही होगा दोनों, इंडिया में दोनों ही अलाउड है। ज़्यादातर जो ओथ हैं वो थर्ड शेड्यूल में लिखी गई हैं, इसको याद रखना। थर्ड शेड्यूल इज डील अबाउट द ओथ। थर्ड शेड्यूल में ओथ्स लिखी गई हैं, शपथ। तो जैसे कि कोई भी मिनिस्टर है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, PM, CM, ठीक है, इन सब की ओथ कहाँ लिख रही है? थर्ड शेड्यूल में लिख रही है। स्पीकर है, MPs, CGI, कैग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, इन सभी की जो ओथ है वो थर्ड शेड्यूल में लिख रही है। एंड दिस इज आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
तो ये क्या बोलेंगे, अगर कोई पीएम बनता है, कोई सीएम बनता है, स्पीकर, एमपी वगैरह ये सब बनते हैं, तो क्या बोलेंगे, आई अपना नेम जो भी है, डू हेयर बाय ओथ या फिर अफर्मेशन दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस इज रिटन इन द थर्ड शेड्यूल. लेकिन 3 ओथ ऐसी हैं, देयर आर 3 ओथ इन द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यानी कि सारी जो ज़्यादातर जो ओथ हैं वो थर्ड शेड्यूल में लिखी गई हैं. ये सारी जो ओथ थी हमने थर्ड शेड्यूल में देखी हैं, बट कुछ ओथ ऐसी हैं जो कि थर्ड शेड्यूल में ना लिखकर आर्टिकल में लिखी गई हैं, जैसे कि आर्टिकल 60, आर्टिकल 69 एंड आर्टिकल 159. आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट की ओथ है, आर्टिकल 69 वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है, एंड आर्टिकल 159 दिस इज द ओथ ऑफ द गवर्नर. ये गवर्नर की ओथ है. प्रेसिडेंट की ओथ है टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड गवर्नर की ओथ है टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. ये याद रखना, ट्रू फेथ एंड एलिजियंस किस किस में आता है, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड प्रेसिडेंट और गवर्नर में आता है, बाकी सब में ट्रू फेथ एंड एलिजियंस है सबकी ओथ में. और ये भी याद रखना, आर्टिकल 60, 69 एंड 159 ये तीनों आर्टिकल्स हैं जो कि ओथ से डील करते हैं. बाकी सारे जो ओथ हैं वो थर्ड शेड्यूल में लिखी गई हैं. अगर प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट अपना रिजाइन देते हैं टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिकेट दिस टू द लोकसभा स्पीकर. ठीक है, तो प्रेसिडेंट किसको रिजाइन देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिकेट करेंगे इसको टू द लोकसभा स्पीकर. रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसको हम इम्पीचमेंट मोशन बोलते हैं. इम्पीचमेंट ये लिखा हुआ है आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज है, जो एक्चुअल टर्म है इम्पीचमेंट वो सिर्फ प्रेसिडेंट के हटाने के लिए है. बट हम नॉर्मल डेली यूजेज में इम्पीचमेंट को सुप्रीम कोर्ट के जज हटाने हों, हाई कोर्ट के जज हटाने हों, तो भी हम इम्पीचमेंट यूज़ कर लेते हैं. बट देखा जाए तो इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ही यूज़ होता है. हमने ये जो इम्पीचमेंट का कॉन्सेप्ट है ये हमने यूएसए से लिया है, बट यूएसए और इंडिया के जो कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. यूएसए में इम्पीचमेंट का मतलब रिमूवल नहीं होता. इम्पीचमेंट इज नॉट द रिमूवल. इंडिया में इम्पीचमेंट का मतलब रिमूवल होता है, बट इन द यूएसए इम्पीचमेंट इज नॉट द रिमूवल, इट इज जस्ट द ब्रिंगिंग चार्जेस बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. मतलब एलिगेशंस लगाना. इम्पीचमेंट यानी कि सिर्फ एलिगेशन लगाना बाय द लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, लोअर हाउस के द्वारा. अगर आपके ऊपर कोई भी चार्ज लगाए जाते हैं, कोई भी आरोप लगाए जाते हैं, कोई भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं, देन दिस इज इम्पीचमेंट. यहाँ पर अगर इम्पीचमेंट लोअर हाउस में लग भी गया इम्पीचमेंट, तो उसको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज किया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर इम्पीचमेंट हो चुका है, बट इम्पीचमेंट मानने यानी कि सिर्फ वो क्रिटिसाइज होंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये पावर सीनेट के पास है. सीनेट इम्पीचमेंट ट्रायल कर सकती है. अगर हटाना है, जो एक्चुअल रिमूवल है इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट ट्रायल. तो एक्चुअल रिमूवल जो कर सकती है वो कौन कर सकती है, सीनेट कर सकती है, लोअर हाउस नहीं कर सकता. एंड
यूएसए में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि किस मोटिव से इम्पीच किया जा सकता है। तो इम्पीच किया जा सकता है फॉर दैट रीजन ब्राइवरी और अदर हाई क्राइम। कोई धोखा किया है, घूस वगैरह लिए, या फिर कोई बड़ा क्राइम किया है, तो यूएस के प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। इंडिया में द ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज ओनली द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया में अगर आपको प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप तभी कर सकते हो जब प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया हो। ठीक है, जैसे अब मान लेते हैं कि किया है ऐसा, प्रेसिडेंट ने वायलेट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, द चार्ज फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इम्पीचमेंट मोशन कौन से हाउस में आएगा? आइदर हाउस, किसी में भी आ सकता है। सपोज मानो वो लोकसभा में आया है, तो वो लोकसभा से फिर राज्यसभा जाएगा, फिर अगर वो राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा से लोकसभा जाएगा। किसी भी हाउस में आया हो, अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 डेज, कितने का? 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। साइन बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस मस्ट बी गिवन टू मूव द रिजोल्यूशन। अगर वो 1/4 मेंबर उसको साइन कर देते हैं, अगर वो लोकसभा में आया तो 1/4 मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा में आया तो 1/4 मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अगर वो इस 14 डेज नोटिस को साइन कर देते हैं तो फिर क्या होगा? तो ही रिजोल्यूशन आगे बढ़ सकता है। अगर 1/4 मेंबर ने साइन नहीं किया तो जो रिजोल्यूशन आया है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा? मोशन आएगा इन द चार्जिंग हाउस, मतलब जिसने आरोप लगाया सबसे पहले उसमें आएगा। अगर 1/4 मेंबर्स ने साइन कर दिए हैं, चार्जिंग हाउस में आएगा। उसके ऊपर क्या होगा? डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, देन वोटिंग होगी। देन क्या होगी? वोटिंग होगी। एंड द resolution must be approved by a 2/3 majority of the house of total membership। यानी कि वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए अंडर आर्टिकल 61। अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है देन वो जाएगा सेकंड हाउस में, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। उसको क्या बोलते हैं हम? सेकंड हाउस को बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग हाउस। तो सेकंड हाउस में ये क्या होगा? इंट्रोड्यूस होगा। इंट्रोड्यूस होने के बाद इसको ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, देन वोटिंग होगी। यहाँ पर भी वोटिंग में 2/3 मेजोरिटी यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ये जो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस है, इसमें प्रेसिडेंट के पास प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए एक ऑप्शन होता है कि वो अपने लिए लॉयर अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अगर दोनों हाउस से पास हो गया है, दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी ने पास कर दिया है, देन प्रेसिडेंट इज इम्पीच। प्रेसिडेंट को क्या कर लिया जाएगा? इम्पीच कर दिया जाएगा। बट देखना, एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमने पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुई। ठीक है, हमने पुरानी वीडियोस में भी पढ़ा था इसको डिटेल में। नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुई, इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि
प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है अगर ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है तो इसका निर्णय सी करेगा, यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बीच में डिस्प्यूट है इसका डिसीजन कोई ऐसा थर्ड पर्सन करेगा, ऐसी थर्ड पार्टी करेगी जो इंटरेस्टेड ना हो, यानी कि अनइंटरेस्टेड हो और अनबियास हो, यानी कि वो उनमें से किसी को नहीं जानती हो और किसी के पक्ष में ना हो, वही पार्टी इसका डिसीजन लेगी। बट जब हमने प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट पढ़ा है तो कैसे पढ़ा है हमने पढ़ा है कि हाउस नंबर 1 के पास जाएगा, पहले हाउस नंबर 1 स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ तो हाउस नंबर 2 के पास जाएगा। सो हाउस नंबर 2, तो हाउस नंबर 1 ने क्या किया, हाउस नंबर 1 चार्ज लेकर आया, दूसरे वाले ने उसको डिसाइड कर लिया, एक चार्ज लेकर आया दूसरे ने डिसाइड कर लिया, और ये दोनों ही हाउस किसके हैं, पार्लियामेंट के। तो ऐसा नहीं लगता कि ये डिसीजन चार्ज किसने लगाया, पार्लियामेंट ने, डिसीजन किसने दिया, पार्लियामेंट ने, दोनों काम किसने किए हैं, पार्लियामेंट ने किए हैं, डिसीजन देने का भी चार्ज लगाने का भी दोनों काम पार्लियामेंट ने किए हैं। दैट्स व्हाई इम्पीचमेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, इसलिए ये क्या है, एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, यानी कि प्रॉपरली जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें चार्ज लगाने वाला एंड उसको डिसाइड करने वाला दोनों ही कौन है, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि पार्लियामेंट ही है, पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज द पावर फंक्शंस एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स हैं, उसकी क्या क्या फंक्शंस हैं और उसके पास क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। इसको हम थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ लिया है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।